शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी का इंतखाब किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल पर शहजादों, शहजादियों, परियों और जासूसी कहानियों को भी देखिए, जो दोस्ती, खानदान और अखलाकियात के खूबसूरत असबाब पर मबनी है। आइए आज की दिलचस्प कहानी और तीसरा कमरा शुरू करते हैं। इस कहानी को मुख्तार अहमद ने लिखा है और इसके तमाम हुकूक महफूज हैं। तीसरा कमरा। हामिद साहिब को घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो अपनी बीवी, बेटे शहजाद, बहू गुलबदन और दो पोतों हसन और महमूद के साथ एक शहर में रहते थे। उनकी कपड़ा बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री थी, जिससे उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी जो उनकी अच्छे तरीके से गुजर बसर के लिए काफ़ी थी। वो साल के 10 महीने तो फैक्ट्री के कामों में मसरूफ रहते थे, मगर बकिया 2 माह अपने घर वालों के साथ किसी पुरफज़ा मकाम पर घूमने फिरने के लिए चले जाते थे। अक्सर औकात उनका बेटा शहजाद उनके साथ नहीं होता था, क्योंकि हामिद साहब की गैर मौजूदगी में वो ही फैक्ट्री के कामों की देखभाल करता था। एक रोज़ हामिद साहब के जहन में आया कि जब वो हर साल सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो क्यों न किसी पुरफज़ा पहाड़ी मकाम पर अपना कॉटेज बनवा ले, क्योंकि घूमने फिरने के दौरान होटलों और गेस्ट हाउसेज में कमरे बड़ी दुश्वारी के बाद मिलते थे और उन पर अखराजात भी बहुत होते थे। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने अपने शहर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर काली पहाड़ी नामी एक परफिजा जगह पर प्लाट लेकर एक कॉटेज की तामीर शुरू करवा दी। ये प्लाट काली पहाड़ी के ऊपर उसके दरमियान में था। वहाँ कुछ दूसरे भी कॉटेजेस बने हुए थे, मगर हर एक के दरमियान काफ़ी फासला था। उन कॉटेजेस को भी उन लोगों ने बनवाया था जो यहाँ गर्मियों के मौसम में आते थे। बाकी पूरा साल ये बंद ही पड़े रहते थे। काली पहाड़ियों के नीचे चंद गांव भी थे और 15-20 मिनट की मुसाफत के बाद वहां तक पहुंचा जा सकता था। हामिद साहब का ये कॉटेज 6 माह में बनकर तैयार हो गया था। उसकी तामीर के दौरान उन्होंने काम की रफ्तार का जायजा लेने के लिए यहाँ के काफ़ी चक्कर भी लगाए थे और वो बहुत खुश थे। एक तो आसपास के नज़ारे बड़े दिलफरेब थे, दूसरे वहाँ सुकून बहुत था। शहर के हंगामों से दूर इतने पुरसुकून माहौल में कुछ वक्त गुजारना वाकई खुशी की बात थी। खुशकिस्मती से वहाँ गैस, बिजली और पानी की सहूलतें भी मुयस्सर थीं। उन्होंने एहतियातन एक बड़े से जनरेटर का भी इंतज़ाम कर लिया था। 3 कमरों का ये कॉटेज मुकम्मल हुआ तो वो ख़ास तौर से उसका जायज़ा लेने के लिए काली पहाड़ी पहुँचे। इसे पूरी तरह मुकम्मल देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। शहजाद भी उनके साथ था। उसने भी इसकी बहुत तारीफ की और फौरन ही तीसरे कमरे पर कब्जा जमाकर उसे लॉक किया और चाबी जेब में डालकर बोला, पापा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कदर खूबसूरत जगह पर हमारा ऐसा ठिकाना होगा। अब तो मैं भी कभी कभी यहाँ आकर रह लिया करूँगा। तीसरा कमरा मेरा है। उसके मुंह से कॉटेज की तारीफ सुनकर हामिद साहब खुश हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने सबको बताया कि कॉटेज शहजाद को बहुत पसंद आया है और उसके तीसरे कमरे पर उसने कब्जा भी कर लिया है। सर्दियों की आमद थी। आसमान पर बादल नजर आने लगे थे। उनके दोनों पोतों हसन और महमूद की सर्दियों की छुट्टियां भी शुरू होने वाली थी। एक रोज उन्होंने शहजाद से कहा, तुमने तो कॉटेज देख लिया है, मैं सोच रहा हूं कि बच्चों को भी दिखा लाऊं। वो कॉटेज भी देख लेंगे और उनकी सैर भी हो जाएगी। शहजाद ने कहा, मैं तो फिलहाल इसका मशवरा नहीं दूंगा। कल रात मैंने टीवी पर महकमा मौसमियात की रिपोर्ट देखी थी। उनका कहना है कि इस दफ़ा वक्त से पहले ही बर्फबारी शुरू हो जाएगी और दूसरे सालों की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से होगी। हामिद साहब हंसने लगे और बोले, टीवी वाले तो सनसनी फैलाने में माहिर हैं। मुझे पता है जब आधी सर्दियां गुजर जाएंगी तब बर्फबारी शुरू होगी, और वैसे भी हम कौन सा लंबे अरसे के लिए जाएंगे। बच्चों को कॉटेज दिखाकर अगले रोज वापस आ जाएंगे। अगले हफ्ते से उनके स्कूल भी 15 दिन के लिए बंद हो रहे हैं। उनकी बात सुनकर शहजाद खामोश हो गया। बच्चों को जब इस प्रोग्राम के बारे में पता चला तो वो भी खुशी से उछल पड़े। इस सिलसिले में तैयारियां भी शुरू हो गई।
हामिद साहब का ख्याल था कि वो इतवार को निकलेंगे और पीर को वापसी के लिए निकल खड़े होंगे। इसी दौरान शहजाद ने घर वालों को बताया कि वो 1-2 रोज के लिए शहर से बाहर जा रहा है। हामिद साहब ने यह सुना तो घबराकर बोले, हम अगले इतवार को काली पहाड़ी जाएंगे। इतवार से पहले ही वापस आ जाना वरना हमारा प्रोग्राम रह जाएगा। बच्चों को बहुत मायूसी होगी। वो तो दिन गिन गिन कर काट रहे हैं। शहजाद ने उन्हें इत्मीनान दिला दिया कि वो उनके जाने से पहले ही आ जाएगा। वादे के मुताबिक वो इतवार से पहले ही वापस आ गया था। इतवार की सुबह 10 बजे के करीब वो लोग घर से निकले। शहजाद उनके साथ नहीं था। हामिद साहब की गैर मौजूदगी में इसे फैक्ट्री के मामलात देखना थे। शहजाद की बीवी गुलबदन ने बहुत सारा खाना पकाकर साथ रख लिया था। कॉटेज में फ्रिज का भी इंतजाम था, इसलिए खानों के खराब होने का अंदेशा भी नहीं था। शहजाद बच्चों के लिए ढेर सारी चीजें ले आया था जिन्हें उसने गाड़ी में रख दिया। मौसम इंतहाई खुशगवार था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। 4-4.5 घंटे की मुसाफत के बाद वो काली पहाड़ी पहुंच चुके थे। एक साफ शफाफ सड़क पहाड़ों के ऊपर तक जाती थी। सड़क के दोनों अतराफ में गहरी खाइयां थीं, इसलिए उसके दोनों अतराफ में लोहे के पाइपों की रेलिंग लगी हुई थी। यहाँ पर बादल गहरे हो गए थे और बारिश के आसार नजर आ रहे थे। उनकी गाड़ी से आगे भी एक गाड़ी जा रही थी। उसमें मियाँ बीवी और 3 बच्चे सवार थे। गुलबदन सोचने लगी कि शायद ये लोग उनके करीबी पड़ोसी होंगे, क्योंकि ये गाड़ी भी उसी रास्ते पर जा रही थी जिस पर वो जा रहे थे। उसका ख्याल दुरुस्त ही था। वो गाड़ी सीधे हाथ मोड़कर थोड़ी दूर एक इमारत के अहाते में दाखिल हो गई। कॉटेज पहुंचकर हसन और महमूद बहुत खुश थे। सब ने मिलकर गाड़ी से सामान उतारा। सामान बहुत ज्यादा था और उसमें ज्यादातर चीजें खाने पीने की थीं। बर्तन उन्होंने साथ नहीं लिए थे क्योंकि जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें उस कॉटेज में पहले ही से मौजूद थी। हामिद साहब ने ताला खोला और वो अंदर दाखिल हो गए। कॉटेज को अंदर से देखकर सब खुश हो गए। बड़े बड़े बिस्तर, आरामदेह कुर्सियां, कुर्सियों के साथ मेजें। घर के कमरों में खूबसूरत कालीन बिछे हुए थे। हामिद साहब की बीवी और गुलबदन पके हुए खानों को फ्रिज में रखने लगे। हामिद साहब ने किचन में जाकर चाय की केतली में पानी भरकर उसे गैस के चूल्हे पर रख दिया। दोनों बच्चे खिड़की में से बाहर देखने लगे। हामिद साहब ने उनसे कहा, तुम दोनों घर से निकलकर बाहर नहीं जाओगे। इस पहाड़ पर जंगलों में मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी रहते हैं। महमूद ने कहा, मैं तो दादा अबू उनसे नहीं डरता। आपके पास बंदूक जो है। हामिद साहब जब भी ऐसी जगहों पर जाते थे तो अपनी बंदूक को साथ ले जाना नहीं भूलते थे। उन्होंने हंस कर कहा, हाँ बंदूक तो है मेरे पास, मगर तुम दोनों के पास तो नहीं है ना। हम इकट्ठे ही बाहर जाया करें गे ताकि एक ही बंदूक से तीनों का काम निकल जाए। इतनी देर में गुलबदन काम खत्म करके आ गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद वो सब लोग चाय पी रहे थे। सर्दी बढ़ गई थी और इस सर्दी में चाय ने बहुत मजा दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि बिजली चमकने लगी और बादलों की घन गरज दिलों को दहलाने लगी। तेज हवाएं चलने लगी थीं और दरख्तों से टकराकर अजीब तरह का शोर पैदा कर रही थीं। यकलख्त इतनी सारी तब्दीलियां देखकर हामिद साहब को कुछ फिक्र सी हुई। वो खिड़की के नजदीक कुर्सी पर बैठ गए और बाहर देखने लगे। तूफानी हवाओं और बारिश में शिद्दत आती जा रही थी। थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलना बंद हुईं और बारिश थमी तो रुई के सफेद सफेद गाले आसमान से गिरना शुरू हो गए। उनकी वजह से आसपास का मंजर तो दिलकश नजर आने लगा था, मगर हामिद साहब को बहुत सी फिक्रों ने घेर लिया। मौसम की इस अचानक तब्दीली ने उन्हें परेशान कर दिया था। वो सोचने लगे, अगर ये बेवक्त की बर्फबारी ना रुकी तो वापसी के रास्ते बंद हो जाएंगे। उनकी बीवी ने खिड़की दरवाजे बंद किए और बोली, बच्चों सर्दी बढ़ गई है, तुम लोग कंबलों में बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद खाना लग जाएगा।
हामिद साहब ने दीवार पर लगे स्मार्ट टीवी पर बच्चों को कार्टून लगा दिए और खुद भी उनके साथ बैठ गए। बच्चे बहुत खुश और मगन थे और बड़े मजे से कार्टून देख रहे थे। थोड़ी देर में खाना लग गया। उन्हें सफर की भी थकन थी। खाना खाकर जो उन्हें नींद आई है तो सब ने रात ही की खबर ली थी। हामिद साहब की आंख मोबाइल की बेल की आवाज से खुली थी। शहजाद का फोन था। हामिद साहब उठकर बरामदे में आ गए ताकि उनके बातें करने की वजह से किसी की नींद खराब ना हो। बाहर निकले तो हैरान रह गए। हर चीज ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी थी। इस वक्त भी रोई के गाले तेजी से जमीन पर गिर रहे थे। शहजाद ने जब पूछा कि क्या हाल है तो हामिद साहब घबराकर बोले, यहाँ तो तेज बर्फबारी शुरू हो गई है। तुम ठीक कह रहे थे। मौसम एकदम से तब्दील हो गया है। हमने यहाँ आकर गलती की है। शहजाद ने हंसकर कहा, मेरी मजबूरी थी वरना मैं भी आप लोगों के साथ आता। लेकिन शहजाद में एक और बात सोच रहा हूँ। बर्फबारी बहुत तेजी से हो रही है। अगर रास्ते बंद हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने पीने का सामान भी नहीं है। बच्चों का क्या होगा? हामिद साहब ने फिक्रमंदी से कहा। शहजाद बोला, अल्लाह मालिक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चंद दूसरी बातें करने के बाद शहजाद ने उन्हें खुदा हाफिज कह दिया। एक अच्छी बात यह हुई कि बिजली और गैस बदस्तूर आ रही थी। उन लोगों ने रात का खाना 10 बजे खाया। बाहर बहुत बर्फ पड़ी हुई थी। उनके कॉटेज के बरामदे और दूसरे खोले हिस्सों पर तो मोटी लकड़ी की छत पड़ी हुई थी, मगर दाखिली दरवाजे पर इतनी बर्फ मौजूद थी कि बाहर की जानिब दरवाज़ा खोलकर निकलना मुहाल था। खुशकिस्मती से दरवाज़ा दोनों जानिब खुलने वाला था, इसलिए उन्हें फिक्र नहीं थी। बच्चे तो बर्फ देखकर बहुत खुश थे और अपने छोटे छोटे बेलचे लाकर बर्फ हटाने लगे। हामिद साहब की बीवी भी आकर उनके करीब खड़ी हो गई थी। उन्होंने तशवीश भरे लहजे में कहा, हमारा कल यहाँ से निकलना तो नामुमकिन लग रहा है। सड़क पर नजर डालें, 1 फुट से तो क्या कम होगी बर्फ। रात तक अगर बर्फबारी न थमी तो सुबह तक तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। अगर हमें यहाँ ज्यादा दिनों तक रहना पड़ गया तो खाने पीने का क्या होगा? दूर दूर तक यहाँ कोई दुकान नजर नहीं आ रही। रास्ते में मैंने अक्सर बंगले बंद देखे थे। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। गलती मेरी है। हालांकि शहजाद ने मुझे मना भी किया था, मगर मैंने हंस कर टाल दिया था। बहरहाल तुम फिक्र मत करो। अगर हमें ज्यादा दिनों तक यहाँ रुकना भी पड़ गया तो पहाड़ के नीचे कुछ फासले पर बहुत से गांव हैं। मैं किसी न किसी तरह वहां पहुंचकर खाने पीने की अशिया ले आऊंगा। हामिद साहब ने उनकी हिम्मत बढ़ाने की खातिर कहा। इस सूरत हाल से गुलबदन बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। बहरहाल हामिद साहब और उनकी बीवी की तरह इसे भी थोड़ी सी ये फिक्र लाहक हो गई थी कि ज्यादा दिनों तक रुकने की सूरत में खाने पीने का क्या होगा। रात को उन तीनों ने बड़े हिसाब से खाना खाया ताकि वो मजीद 1-2 दिन तक चल जाए। यह तो अच्छा हुआ था कि गुलबदन ने चलते हुए ज्यादा खाना बना लिया था। इसके अलावा शहजाद ने बच्चों के लिए बहुत सारे बिस्कुट, चिप्स और उनकी पसंद की ढेर सारी चीजें लाकर उसके हवाले कर दी थी। वो सोच रही थी कि अगर वो उन चीजों को एहतियात से चलाए तो 2-3 रोज तक काम चल जाएगा। रात 11 बजे टीवी में इस इलाके के बारे में खबर दी गई। शदीद बर्फबारी की वजह से बेशुमार लोग रास्ते में फंस गए थे। खदशा जाहिर किया गया था कि रास्ते साफ होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। ये खबर देखकर हामिद साहब की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। वो खुद को परेशान जाहिर करके दूसरों को परेशान नहीं करना चाह रहे थे। इससे उन लोगों की हिम्मतें भी जवाब दे जाती, मगर वो गुमसुम से जरूर हो गए थे। ऐसे में उनकी बहू ने उनकी हिम्मत बंधाई। अब्बा, अब परेशान ना हो। हमारे पास वाफिर मिकदार में खाने की चीजें हैं। बिस्कुटों के तो डब्बे के डब्बे शहजाद ले आए थे। चाय का भी ढेर सारा सामान है। मुझे तो बच्चों की ज्यादा फिक्र है। एक बात का ध्यान रहे, हमारी इस परेशानी का इल्म बच्चों को नहीं होना चाहिए।
वो परेशान हो जाएंगे। हामिद साहब ने अपनी बीवी और गुलबदन से कहा। अभी वो तीनों अपनी अपनी सोचों में ही गुम थे कि हामिद साहब के मोबाइल पर किसी की कॉल आए। उन्होंने मोबाइल उठाकर देखा तो शहजाद का नंबर था। उन्होंने बटन दबाकर मोबाइल कान से लगाया। शहजाद कह रहा था, मैंने अभी अभी टीवी पर देखा है, काली पहाड़ी के रास्ते बंद हो गए हैं। हाँ बेटा, हमने भी यह खबर देख ली है। हामिद साहब ने उदासी से कहा, मैंने तुम्हारी बात न मानकर सख्त गलती की है। पापा ऐसा न कही, आपने जो भी किया ठीक किया। शहजाद ने कहा, हम बहुत फिक्रमंद हैं शहजाद। हमें अंदाजा हो गया है कि हम कई रोज के लिए इस कॉटेज में कैद हो गए हैं। बच्चों का साथ है, खाने पीने का क्या होगा? हामिद साहब ने बड़ी फिक्रमंदी से कहा। उनकी बीवी और गुलबदन उनकी बातें गौर से सुन रही थी। उनकी बीवी तो दूर खड़ी सर हिला हिलाकर उनकी बातों की तायद भी कर रही थी। पापा आपको जहमत होगी, जरा मेरी गुलबदन से बात करवा दीजिए। शहजाद की इस बात पर हामिद साहब ने मोबाइल बहू को दे दिया। दूसरी तरफ से शहजाद की शोख आवाज आई, बर्फबारी हो रही है, मजा तो खूब आ रहा होगा। गुलबदन हंसकर बोली, अगर आप साथ होते तो और मजा आता। कहिए। खाना खा लिया, मैं सब चीजें पकाकर फ्रिज में रखाई थी। मैं अभी तो फैक्ट्री से आया हूं। मैंने बुआ से खाना निकालने का कह दिया है, थोड़ी देर में खा लो गा। और हाँ, सुना है कि तुम लोग वहां बर्फबारी की वजह से फंस गए हो। हसन और महमूद घबरा तो नहीं रहे? शहजाद ने पूछा। बच्चे तो ठीक हैं, उन्हें हमने एहसास ही नहीं होने दिया है। अब्बा और अम्मी अलबत्ता परेशान हैं, गुलबदन ने बताया। और तुम? शहजाद ने पूछा। अल्लाह के फजल से जब तक आप हैं मैं क्यों परेशान होंगी। अब से तो मुझे ये उम्मीद भी है कि अगर हालात मजीद खराब हुई तो आप हमें हेलीकॉप्टर में भी लेकर चले जाएंगे। गुलबदन ने बड़े खुलूस से कहा। जीती रहूं। शहजाद ने हंस कर कहा। अच्छा, अब अपना पर्स उठाओ और उसके छोटे खाने की जिप खोलो। उसमें तुम्हें एक चाबी मिलेगी। ये चाबी उस तीसरे कमरे की है जो कोने में है। कमरा खोल कर देखो, फिर इसके बाद मुझे फोन करना। फोन बंद हो गया था। गुलबदन शहजाद की बातें सुनकर सख्त हैरान थी। उसने जल्दी से अपना पर्स उठाकर उसकी छोटी जेब से चाबी निकाली। हामिद साहब और उनकी बीवी उसे हैरत से देख रहे थे। उन्हें लेकर वो तीसरे कमरे की तरफ आए। चाबी से दरवाजे का कुफुल खोला। दरवाजा खुलते ही उन सब की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कमरा कमरा नहीं, किसी जनरल स्टोर का मंजर पेश कर रहा था। आटे, चावल और चीनी के थैले, दूध के डब्बे, दालों के बहुत से पैकेट, चाय की पत्ती, खुश्क गोश्त के टन, बच्चों के खाने पीने की अशिया। गरज कौन सी शय थी जो वहां नहीं थी? गुलबदन ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और शहजाद के नंबर मिलाए। शहजाद, अपनी तो दिल खुश कर दिया। शुक्रिया, मगर ये सब आपने कब किया था? दूसरी तरफ से शहजाद बोला। याद है, मैं गुज़िश्ता हफ्ते 1-2 दिन के लिए घर से गायब हो गया था। मैं यही इंतज़ाम करने के लिए यहाँ आया हुआ था। मेरा एक दोस्त महकमा मौसमियात में भी है। उसने भी मुझे बताया था कि अगले हफ्ते से अचानक शदीद बर्फबारी शुरू हो जाएगी। मुझे पता था कि तुम लोगों का पक्का प्रोग्राम बन गया है, इसलिए मैंने यातायातन चुपके से ये इंतज़ाम कर दिया था। ये सब सामान इतना है कि 2 माह से भी ज़्यादा चलेगा। इस तैयारी का मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था कि अचानक पता चलने पर सब लोगों को हैरानी के साथ साथ खुशी भी होगी। हामिद साहब भी बहुत खुश थे। उन्होंने गुलबदन के हाथ से फ़ोन लेकर शहजाद को खूब शाबाश दी। गुलबदन और हामिद साहब की बीवी खुशी खुशी सामान को करीने से लगाने लगी। हामिद साहब बड़े इत्मीनान से बच्चों के साथ बातें करने लगे।
सुबह वो लोग नाश्ते से फारिग होकर खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। हसन ने अपनी माँ गुलबदन से कहा, अम्मी पता नहीं हमारे पड़ोसियों के पास खाने पीने की चीजें होंगी भी या नहीं, वो ही जो कल हमारे साथ साथ आ रहे थे। गुलबदन ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और मेज की तरफ इशारा करके बोली, वो देखो। हसन ने मोड़ कर देखा। मेज पर दो बड़े बड़े प्लास्टिक के थैले रखे हुए थे। गुलबदन ने कहा, मैंने इस थैले में बहुत सारी खाने पीने की चीजें रख दी हैं। थोड़ी देर बाद हम उनके घर जाएंगे और उन्हें ये चीजें दे देंगे। हामिद साहब हसन की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोले, शाबाश हसन, तुमने बहुत अच्छी बात की है। हमें अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी अम्मी की भी ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खुद एहसास करके पड़ोसियों के बारे में सोचा और उनको देने के लिए पहले ही से ये चीजें निकाल कर रख ले। उनके मुंह से तरीफी कलिमात सुनकर गुलबदन और हसन मसरूर नजर आने लगे थे। थोड़ी देर बाद वो सब घर से निकले और बर्फ पर संभल संभल कर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पड़ोसियों के घर पहुंच गए। उनका घर तकरीबन 1 फरलांग दूर था। दोनों मियाँ बीवी हैरान परेशान बैठे थे। उनके बच्चे खिड़की के पास खड़े बाहर का नजारा कर रहे थे। गुलबदन ने जब वो चीजें उस औरत के हवाले की तो वो बहुत खुश हो गई। उसका शौहर भी उठकर उनके करीब आ गया। दोनों ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। उस आदमी की बीवी बोली, बहन, हम तो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे। बच्चों का साथ है इसलिए ज्यादा परेशानी हो गई थी। अब से हमने ये सबक सीखा है कि हमें अपने आसपास के उन लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए जो किसी भी लिहाज से हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। हामिद साहब की बीवी और गुलबदन ये सुनकर मुस्कुराने लगे। हसन और महमूद उनके बच्चों में घुल मिल गए और उनके साथ खेलने लगे।